हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मूल अधिकार। इससे जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम देख लें। हम एक सीरीज चला रहे हैं इस बुक की, जिसमें हम इस बुक के जितने भी पीवाईक्यू हैं यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। देखो, हमने इससे पहले इन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। ऐसे ही हम एक सीरीज चला रहे हैं क्रम से 1 बाय 1। आई होप कुछ पैटर्न्स क्लियर हुआ होगा। तो अब हम पहले प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो को। इस वीडियो को देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यानी कि सही पहचान करनी है आपको। देखो, पहला ऑप्शन क्या बोला है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बात सत्य है। जो 1935 का एक्ट आया था ना, उसने भी मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था या उसने भी शामिल किया था। ऐसा नहीं था, क्योंकि तब हम क्या थे, ब्रिटिशों के अधीन गुलाम थे। तो 1935 के एक्ट में मूल अधिकार नहीं थे। देन अगस्त प्रस्ताव 1940 का आता है। तो क्या उसमें भी मूल अधिकार होते हैं? आंसर इज नो, उसमें भी मूल अधिकार नहीं होते हैं। सेम क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, तो उसमें भी मूल अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ से हमें लर्निंग ये लेनी है कि हमें 1935 का एक्ट है वो जाकर पढ़ना है। देन 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हमें देखने हैं, क्योंकि सबसे पहले ना भारत कैसा होगा उस संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। ठीक। अगस्त प्रस्ताव 1940 के आते हैं, जो कि संविधान निर्माण की पहली बार बात करते हैं, यानी संविधान सभा होगी संविधान निर्माण करने के लिए बात होती है फर्स्ट टाइम। देन क्रिप्स मिशन 1942 का आता है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए इसको समझ लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में हुई बहसों में भाग लेते हुए मूल अधिकारों के संदर्भ में डॉक्टर या एस राधाकृष्णन ने कहा, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मौलिक अधिकार क्या है? क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार के संदर्भ में आपको बताना है क्या सही हो सकता है। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, पीएम के तहत तो नहीं हो सकते। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर कब? आपातकालीन की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। वो भी आपातकाल के समय आर्टिकल कितना 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए या कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना वो राज्य के खिलाफ ही होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। किसके? राज्य के। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। देन ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यस, भाग 3 में कितने से कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेकर 35 तक याद करना है। आई होप आपने भाग याद किए होंगे और प्लस आर्टिकल्स। देन तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? तीसरा ऑप्शन बोलता है, तो तीसरा क्या बोलता है? सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। हाँ, सही है। ये भी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये सही है। देन फोर्थ देखो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के विल की भांति नहीं है। विल की भांति नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विल की भांति ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
सी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है, चौथा सही नहीं है ना, इसमें 1 और 2 3 नहीं है, इसमें 1 2 3 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी। देखो ये बात पढ़ो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के विल की भांति हैं। भाग 3 में शामिल है मौलिक अधिकार। जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान की भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है? केटर में गलत। अब आपको गलत पर फोकस करना है। देखो पहला क्या बोलता है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए की विल ऑफ राइट्स पर आधारित है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उस पर ही आधारित है, तो ये तो करेक्ट है। अब एक करेक्ट है, हमें गलत देखना है। तो देखो ए नहीं हो सकता, ए इनमें ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। चलो आगे बढ़ो, दूसरा देखो, संविधान के भाग अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। मृत्यु यानी आर्टिकल 21 व्यापक है, लेकिन उसमें मृत्यु का अधिकार नहीं दे रखा है, तो इट मींस वी गलत है। देन भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, बल्कि ये कैसा है, अर्ध संघीय बोला जाता है भारतीय संविधान को। केसी वेयर क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान है वो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है। देन डी देखो, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार देख रहे हो फ्री टर्म, तो नहीं हटाया जा सकता है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और सी डी, यानी कि 3 ऑप्शन गलत है। देखो इसको थोड़ा सा इसमें भी समझ लो, सामान्य अर्थ में मृत्यु का अधिकार या आत्महत्या का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन जज बनाम भारत संघ बाद में विशिष्ट परिस्थितियों में अंतिम अवस्था में रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पजेसिव यूथनेसिया के संदर्भ में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार राइट टू डाई विद डिग्निटी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सीमित अर्थ में मौलिक अधिकार माना है, नॉट अ व्यापक। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। केसी वेयर क्या बोलते हैं, भारत एक क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है, समझ चुके थे हम। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक या नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रावधान या प्रदान किए गए हैं? तो किसके अंतर्गत? 12 से 35 के अंतर्गत। क्लियर, पहले हम पढ़ चुके हैं ना इनको, भाग 3 में है। देन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो किसके संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। इसमें ये प्रावधान है कि अगर ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, तो उसे यानी सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है, वो आर्टिकल 13 में है। देन नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वे कौन कौन से 5 अनुच्छेद हैं समता का अधिकार? तो हमें पता है कौन से, 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ, आंसर सी, 14 से लेकर 18 तक। एक बार 14 से लेकर 18 आर्टिकल्स हैं, उनको देख लो आप। 14 बोलता है विधि की समझ, समता एवं विधियों का समान संरक्षण। देन 15 बोलता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नियोजन या सरकारी सेवाओं में। 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत करता है। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ऐसे हम आर्टिकल देख लें। फंडामेंटल राइट हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन आपको पता होगा कि इन्हें हम 6 रूप में देखते हैं। जैसे कि
समता, स्वतंत्रता, देन फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का अधिकार, और बीच में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देन अल्पसंख्यकों यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों एवं संरक्षण का अधिकार, देन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे 6 टाइम में इनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको पता होगा कि कौन से इस क्लासिफिकेशन में आर्टिकल आते हैं, कमेंट में ही बता देना आप, ठीक है, बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट देखो, समानता का अधिकार संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत आता है? तो किन के अंतर्गत आता है? अभी हमने देखा था आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा लगाता है? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि की समस्त समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14। नेक्स्ट, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो किसको संशोधित किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसको अगर देखना है एक बार देखो, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई 1951 का केस था के मुकदमे में यह मुकदमा अनुच्छेद 15(1), 29(2) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध को संशोधित किया गया था। इसमें संविधान यानी पहला संशोधन 1951 की धारा 2 अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इसके तहत यानी जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया था। केस है 1951, किसमें संशोधन है? देन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और उसमें यानी कि संशोधन कौन सा है? ये, ठीक, क्लियर। आगे देखें नेक्स्ट, इस प्रश्न को देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो कौन करता है? आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, पीछे भी देखा था हमने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो कौन सा आर्टिकल है? 16। एक बार वीडियो पॉज करो, इनको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता यस, कानून की समाज समानता यस, अवसर की समानता यस। तो आर्थिक समानता नहीं है किसमें? भारतीय संविधान में। ये वाला देखो, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकते हैं। जनरली बात कैसी है? पॉजिटिव, ऐसा ही ये कर सकते हैं राज्य। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यानी इसका ये कथन का क्या है? रीजन है। ये बोल रहा है कि असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकते हैं और समान लोगों में विधि समान होगी
और समान रूप से प्रशासित होगी। तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसमें क्या है, तो पहला है ए सही है किंतु आर गलत है। हमने देखा दोनों सही थे, तो ये तो हो नहीं सकता है। और दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कि ईच अदर, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ए गलत है, हटा दो, ये भी गलत है। दोनों सही यानी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो व्याख्या तो कर रहे थे ना, तो ये तो यानी कि सी तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, डी। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। देन नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? समान कार्य के लिए तो किसने किया था? एक तो पहले समाजवादी शब्द ने, दूसरा अनुच्छेद 14 ने, और देन 16। तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि तीनों ने ही किया था इसको। अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 14 और 16 को। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो हमने देखा, अभी देख चुके थे पीछे ना, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यूपीएससी प्री। देखो, पहला कानून बनाकर, यस। शिक्षा की उन्नति द्वारा, यस। जनगणना के द्वारा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये एक्सट्रीम है थोड़ा, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल जनगणना यानी जन जागरण के द्वारा, जन जागरण के द्वारा। तो एक और दो तीन है और फोर्थ ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखो, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ऑब्वियसली खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ए और आर का एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि स्पष्टीकरण सही कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। देन नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहो जैसे कि संरचनात्मक हिंसा है, तो वो क्या होती है, यानी जिनके जरिए सामाजिक ढांचे किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसर या मौलिक आवश्यकताओं से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार बढ़ती एक संकल्पना है जिन्होंने हिंसा, शांति और शांति अनुसंधान, वायलेंस पीस एंड पीस रिसर्च 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया कि संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक भेदभाव, वर्ग आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता। ये सब क्या है, संरचनात्मक हिंसा है। बाकी अस्पृश्यता, इसको भी एक बार देख लेना आप। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आप जितना जानते हैं पहले से उतना ही, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखो, इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर जैसे ऐसे ऐसे बोले इसको कि ऐसे कौन से राइट हैं जो केवल भारतीयों के लिए है? आर्टिकल 15, 16, 19। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भिन्न वर्ग में आता है, ए हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसे हो सकता है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, यानी कि हमने पहला यानी कि ये देख लिया कि कौन कौन इसमें ये शामिल होगा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये बताता है कि यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि यानी जैसे आर्टिकल 19 है ना, वो किसका बता रहा है, स्वतंत्रता का। और जबकि अन्य तीन अनुच्छेद है ना, 14, 15, 16 समता के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो इसको यानी कि क्लासिफिकेशन के आधार पर हम दूसरा भी देख सकते हैं। तो इसका तब कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यानी कि पहला अगर हम समता के आधार पर देखें
तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल होंगे? 14 से लेकर 18 तक। और स्वतंत्रता इसमें अपवाद हो जाएगा, तो कौन से बच जाएगा? 19 में। और देन जब यानी ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं, तो आर्टिकल कौन सा है? 15, 16, 19। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 14 अलग है। तो इसीलिए इसके यानी कि पर्सपेक्टिव के संदर्भ में आंसर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे 14 ना होता तो क्लियर ज्यादा हो जाता है। 14 की जगह ये 70 डाल देते, कुछ अदर डाल देते, बिल्कुल अदर हो जाता है। ठीक है, तो इसका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार या का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया। कौन कौन से हैं स्वतंत्रता का अधिकार? तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। देन नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं है? इस पे बात पे देना है आपको फोकस कि कौन सा इसमें पूछा नहीं है। तो देखो, शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता है। संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता, ये अब नहीं है आर्टिकल 19 के तहत। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यस। अगर देश से बाहर घूमोगे तो आर्टिकल 21 में आएगा, यानी विदेश में घूमने का अधिकार। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने इसकी स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये गलत है। देन नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 वन का यानी अनुच्छेद 1 करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी के अंतर्निहित है। किसमें? 19(1)(a) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत है? तो आर्टिकल 21 में है। किसमें है? आर्टिकल 21 में है। यहाँ पर हमें एक केस पता होना चाहिए, वो है किनका? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसके द्वारा ही विधि की यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसको विधि की सम्यक प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक व्याख्या, विशेषकर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में न्याय संगत, उचित एवं तर्क संगत, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रक्रिया के रूप में स्वीकृति, जो अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया के नजदीक थी, काफी निकट थी। कई निर्णयों में यथा जैसे रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघ सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व अनुच्छेद 19 में सन्निहित इन्फ्यूज माना गया है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़े, ये वाला प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अभी देखा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये भी मेनका गांधी बनाम भारत संघ इनसे जुड़ा हुआ है। इनमें यानी इन्होंने विदेश जाने का अधिकार के इसको लेकर पुष्ट विवाद था, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप विदेश जा सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। देन निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी? तो मौलिक अधिकारों के आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इस पे थोड़ा आप डाउट करोगे, क्या करोगे? थोड़ा इस पे डाउट करोगे, लेकिन बाकी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये भी तो जुड़ा है ना कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, देन सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसके तहत कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? वो है एकांतता का अधिकार। ठीक, आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? मृत्युदंड नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये सब आर्टिकल 21 के पार्ट हैं। मृत्युदंड नहीं है आर्टिकल 21 का पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा नहीं किया जा सकता है? देश के किसी भाग में निवास बचने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 निलंबित कर दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 नहीं जाते हैं, 20 और 21 नहीं जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद विवरण स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो कौन सा आर्टिकल है? बी। यहाँ पे आप एक बार पूरा डिफरेंस क्लियर कर लो कि कहीं हम इसको डीपीएस में शामिल करते हैं, कहीं इसको मौलिक अधिकार, ऐसा क्यों? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार बना दिया था। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक, यानी कि ये 6 वर्ष से कम की बात कर रहा है, याद रखना है हमें, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था। देन संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। कौन? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट देखो, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक, यानी पहला ऑप्शन सही है ना, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो हाँ, अपरिहार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। दोनों एक्सप्लेन या स्पष्टीकरण सही कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना की गई है? देखो, ये यूपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है, रिसेंट आया हुआ है। तो देखो, शोषण के विरुद्ध की बात हो रही है, इसको हमें पॉइंट पकड़ना है। शोषण के विरुद्ध, देखो अस्पृश्यता के विरुद्ध, यानी आर्टिकल 17 नहीं आता ना इसके अंतर्गत। मानव देह व्यापार एवं बलात्श्रम आता है यस। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध आता है यस। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये नहीं आता है। ये कौन से में? आर्टिकल 29 की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। इजी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो, देन क्वेश्चन आसान बन जाएगा। नेक्स्ट पर आओ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध, देखिए यहाँ पे आप 23 और 24 में कंफ्यूज होंगे, लेकिन बच्चों के शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार है? 24। और 23 क्या बोलता है? 23 बलात्श्रम की रोक की बात कर रहा है। संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु, फैक्ट है, याद रखना है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये फैक्ट, कि किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संविधान का अनुच्छेद 24 के अतिरिक्त बाल और किशोर श्रम
प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 2016 में यथा संशोधित के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करना सामान्यतः निषिद्ध है। केवल परिवार आधारित गैर खतरनाक कार्य तथा मनोरंजन उद्योग में निर्धारित शर्तों के अधीन जैसे अपवाद हैं बस। ठीक है, आगे देखो। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा करता है? आर्टिकल 24। 33 क्वेश्चन पर आ गया हम। किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है ये? आर्टिकल 20 में। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, तो वो उसमें नहीं, पहले अपराध करो उसके बाद गिरफ्तारी, तो 20 पहले आएगा और 22 बाद में आएगा। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूजन नहीं रहना इन दोनों में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। देन अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण विधि अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे ना। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो 20 का हिस्सा कौन सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध, 2023 का क्वेश्चन है ये। अब आर्टिकल जब 20 पढ़ते हैं ना आप, तब दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, देन स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ये सब उसके पार्ट होते हैं तीनों। नहीं पढ़ा होगा आपने अगर चैप्टर मौलिक अधिकार, तो भी बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कि इस पर आप वीडियो बना दीजिए, हम पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किस अनुच्छेद से प्रदत्त है बंदी बनाए गए अधिकारों को? तो आर्टिकल 22। वही तो बोलता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो किसके तहत? यानी कि कितने माह तक, ये कब तक बनाया जा सकता है? तो अधिकतम कितना है? 3 माह तक। कितना है अधिकतम? 3 माह तक। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, यस। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, यस। देन राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, यस। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये नहीं है, यानी कि 4 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 और 3, ए आंसर हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। किसका अनुच्छेद 25 का? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया है? फारसियों को नहीं किया है। इसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और सिख भी हैं। देन अब आपको मैचिंग में देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो 23, 24, 26, 29, ठीक है। 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, ठीक। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यस, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यस, ये भी सही है। 29 गलत दे रखा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 का पार्ट है। किसका है? आर्टिकल 30 का पार्ट है। तो फिर आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 बोलता है कि जो
अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हम हितों का संरक्षण करें, तो वो आर्टिकल कौन सा है? 29। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मानव की दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, अभी देखा था कि आर्टिकल 23 था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। देन नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन और करने का अधिकार आर्टिकल 31 नहीं है, कितना है? 30 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो कौन सा? आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी पसंद के अनुसार किसी भी कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो, कथन और रीजन दे रखा है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता देता है। तो दोनों कथन कैसे हैं? सत्य हैं, लेकिन दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का बिकॉज लगाकर या क्योंकि लगाकर इंटरलिंक नहीं हो रहे हैं, बस दोनों फैक्ट करेक्ट हैं, इसीलिए इनका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को। देन नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से किसी को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत के संविधान का अभिभावक बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो के मुंशी संविधान की प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे या सदस्य थे। आपको ये बताना है कि प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में तो डाल दीजिए आप, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान यानी संविधान को स्वीकार किया गया था या स्वीकार किया गया था? पहला सही है, दूसरा सही है। देन बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की थी, यस। देन डी ऑप्शन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है। भारत का राष्ट्रपति नहीं है, कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों को लेकर आप जा सकते हो, ठीक है। अगला देखो, वैसे यहाँ पर एक डाउट्स आ रहा होगा कि संवैधानिक अधिकारों को क्यों नहीं ले जा सकते? उनको आप जा सकते हो हाई कोर्ट में लेकर, इसीलिए सीधे बस ओनली जा सकते हो। तो कैसे जा सकते हो आप? मौलिक अधिकारों को लेकर। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा का बोला था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला था आत्मा। देन नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान कराता है। तो दोनों बातें कैसी हैं? सही हैं, तो इनको एक्सप्लेन भी कर रहा है। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम पर्यवेक्षक माना जाता है? तो किसको माना जाता है महानतम पर्यवेक्षक? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रलेख मतलब रिट, ठीक है। अब अच्छे बन जाएगा, रिट शब्द बार बार आता है बजाय के प्रलेख। 5 प्रकार की रिटें होती हैं इसमें: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याशा। देन नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए
उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। द नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलती है? टू हैव द बॉडी ऑफ यस, परमादेश बी कमांड, हम आदेश देते हैं यस, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। टू बी सर्टिफाइड ये गलत है। ये किसका है? ये उत्प्रेषण रिट के लिए यूज किया था, न कि प्रतिषेध के लिए। अधिकार परीक्षा क्या है? वाई व्हाट इज अथॉरिटी, यानी आपकी अथॉरिटी क्या है इस पद पर बैठने की, तो वो क्या है? अधिकार परीक्षा है। एक बार हम रिटें भी देख लेंगे। देखो वैसे आ जाओ तो रिट देख लें, नहीं तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा रिट्स पर भी। देखो, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या बोलते हैं? मैंडेमस, यानी कि परमादेश। आप अपने अधिकार क्षेत्र से दूर मत जाइए, परमादेश, हम आपको आदेश देते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? परमादेश। 2016 का है RO री एग्जाम। अस्पृश्यता का अंत है तो वो कौन सा है? आर्टिकल 17 सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण 23 नहीं है, कौन सा है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण 22 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ये क्या है? सही नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता ये भी सही है, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण 29 ये भी सही है। द नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। उपाधियों का निषेध आर्टिकल किस पे जाओगे आप? 18 पे, यानी ए का 3 होगा। देन धार्मिक मामलों के प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट किस में जाएगा? 26 में, यानी कि 4 में। अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण अधिकार किस में जाएगा? 29 में। शिक्षा का अधिकार किस में जाएगा? 2 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3। देखो, ए का 3 इनमें तो है नहीं, इनमें है। बी का 4 है तो बी का 4 इसमें भी नहीं है, तो किसमें है बी का 4? इसमें डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीख लीजिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर भी पूछा क्या है? सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23 से लेकर 24, ये गलत है। ये कितने से? 25 से लेकर 28 तक होते हैं, 25 से लेकर 28 तक होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति का और शिक्षा संबंधी अधिकार कितने हैं? 29 से 30, करेक्ट है। देन 14 से 18 समता का अधिकार, करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? बी, ये गलत है। ये आपको अधिकार दे रखे हैं, देख लो, बाकी तो सब बता ही चुके हैं आपको। देखो, एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, दूसरी सूची 2 दे रखी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कैसे जोड़े गए थे? संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1973, 1976, तो ए का 3 होगा। ए का 3 इसमें नहीं है, ए में तो है। बी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो किसमें बोला था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मिनर्वा मिल्स में। देन मूल ढांचे का सिद्धांत किस में आया था? केशवानंद भारती केस में। इंसानों के अनैतिक निषेध किस में बोलता है? अनुच्छेद 23, तो बी का 1, बी का 1 किस में है? बी का 1, बी का 1 है।
यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती किस बोलता है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मिनर्वा मूल ढांचे सिद्धांत की पुष्टि करता है, मिनर्वा मिल्स। देख लो एक बार इस प्रश्न को आप। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो किसके तहत? इस प्रश्न को आप कमेंट बता दो, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत किससे आता है? केशवानंद भारती की से 1973 से। और फिर भी अगर ऑप्शन देखो ना तो कौन से पे जाओगे? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए का 3 दूसरा हो, तो राइट आंसर किस पे जाओगे? ए पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और बाकी वैसे चूज करोगे ना तो वैसे उस पे जा सकते हो, ठीक है। अगला देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया था? आगे देखो अब लाइन पे ना, किसमें? केशवानंद केस में। तो इसीलिए कभी कभार ना ऑप्शन भी गलत दे दिए जाते हैं, उनको हमें बस थोड़ा सा समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी हम दोबारा वही रिपीट करें बस। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? वैधानिक भी है और कानूनी भी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संविधान या 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो किस अधिकार को? संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विरोध का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 नहीं है। तो देखो 19 किस में है? इसमें। बाकी ये विधि के समझ आर्टिकल 14 है, प्राण एवं देश स्वतंत्रता आर्टिकल 21 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन से मिलते हैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार? आर्टिकल कितने से? 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध, तो ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़े। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? नहीं, सभी को प्राप्त है, तो वो कौन सा है? विधि के समान सर्वोच्च या विधियों के समान समता। आर्टिकल 14 वो सभी को, चाहे विदेशी हो या भारतीय, सबको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ये बताना है आपको। तो विधि के समझ समता सभी को उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसको आप होल्ड रखो। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। देन चुनाव लड़ने का अधिकार, ये अलग है। तो इसमें यानी कि सभी को नहीं है, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अगर हम विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिकों के आधार पर देखें तो कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं ना उन पे। जैसे अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया में आता है तो उसके साथ हम भेदभाव या कुछ पॉलिसी अपना सकते हैं, तो ये सबको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका यानी कि ज्यादा व्यापक कौन होगा? ज्यादा व्यापक कौन होगा? 2 और 3, 4। एक बार देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 उल्लेखित विधि की समझ समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि अन्य वही सेम बात है, वो भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। बंधु मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया है, तो किसने किया था?
भारतीय संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। देन नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, क्योंकि अधिकार होते हैं सामान्यतः वो राज्यों के खिलाफ होते हैं। कैसे होते हैं? राज्यों के खिलाफ होते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, राज्य के दावे नहीं है। अधिकार बे विशेष अधिकार हैं, तो फिर मौलिक अधिकार या संविधानवाद क्या है फिर? तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के लिए विशेषाधिकार हैं। यस, डी भी सही है, डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। लो, इसी के साथ हमारे इस मौलिक अधिकार टॉपिक के सभी पीवाईक्यू कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप आपने इन पीवाईक्यू को एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी, ठीक है ना? तो चलिए इन्हीं बिंदुओं के साथ अपनी इस क्लास को एंड करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, ये आपका काम कंपलसरी है आज से, क्योंकि YouTube खुश ही नहीं करेगा जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।